Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Fatima Duzara signing in as facilitator from PCAMS College of Allied Medical Sciences, Pak College of Allied Medical Sciences. और जो सब्जेक्ट मैं आपका रेगुलेट करा रही थी, फैसिलिटेट कर रही थी, दैट वाज रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने वाइंड अप किया था। आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर को लेके चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन की बातें की थी कि रेडियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, और हम लोगों ने फिर रेडियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था कि रेडियोलॉजी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उसमें कौन कौन सी इमेजिंग मोडेलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं, और स्टाफ वर्कर्स कौन से होते हैं, स्टाफ कौन सा होता है रेडियोलॉजी में, जिसमें हमने स्पेशली डिफरेंस देखा था किसमें, रेडियोग्राफर में और रेडियोलॉजिस्ट में। नाउ इट कम्स टू चैप्टर नंबर 2। दूसरे चैप्टर को आज हमने पढ़ना है, और इस चैप्टर का नाम है पेशेंट केयर। ठीक है, पेशेंट केयर। अब एज ए रेडियोग्राफर ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रेडियोग्राफर वो मेडिकल पर्सनल है, वो हेल्थ केयर पर्सनल है, जिसने क्या करना है, कुछ प्रोसीजर्स खुद करने हैं और कुछ प्रोसीजर्स उसने असिस्ट कराने हैं, मदद करनी है किसकी, रेडियोलॉजिस्ट की, कि वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, अगर देखा जाए तो वो कहते हैं रेडियोग्राफर का जो आप लोग हैं, आपका बहुत ही वाइटल रोल है, बहुत ही अहम किरदार है पेशेंट केयर में, क्योंकि आपका पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, मैक्सिमम इंटरेक्शन आपका ही होता है। तो इसलिए आपको पोलाइट होना चाहिए, आपको चीज़ों को बर्दाश्त करना, टॉलरेंट होना चाहिए, और आपको ट्रिक आनी चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। आपकी बुक पे लिखा हुआ है टैक्टफुल, यानी स्किलफुल होना चाहिए, आपको अपना काम आना चाहिए, ताकि पेशेंट को मैक्सिमम क्या प्रोवाइड कर सको, कंफर्ट प्रोवाइड कर सको, आप पेशेंट को अच्छे तरीके से डील कर सको। ठीक है, अब उसने कहा डिफरेंट स्टेप्स हैं पेशेंट को जब डील आप करोगे, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के डिफरेंट क्या हैं, स्टेप्स हैं। ठीक है, अब अगर आपकी ही बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम लोग इसको हर आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे, रिसेप्शन का लिखा हुआ है। रिसेप्शन क्या होता है, जैसे आप कहीं भी जाओ, किसी होटल में खाना खाने जाओ, किसी कंपनी में जॉब करने जाओ, अब जहाँ पे भी जाते हो तो एक ऐसा डेस्क होता है, फैसिलिटेशन डेस्क होता है, जो आपको बताता है कि भाई ये डिपार्टमेंट यहाँ है, फलां मंजिल, दूसरी मंजिल पे चले जाएं तो आपको ये मिल जाएगा, ये डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, आपके CEO का दफ्तर वहाँ है, आपके मैनेजर का दफ्तर वहाँ है। रिसेप्शन वाले को सब पता होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप किसी भी रेडियोलॉजी में जाओगे, जहाँ पे आप काम करता है, पेशेंट जाता है वहाँ पे चेक कराने, तो हर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रिसेप्शन होती है जहाँ पेशेंट सबसे पहले जाता है। अब एक पोलाइट रेडियोग्राफर अगर वहाँ पे होगा ना, तो वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से पेशेंट का नाम लिखेगा, इंटाइटलमेंट होता है नेम, अच्छे तरीके से बुलाएगा, पेशेंट का जो नाम है वो अच्छे तरीके से उसको रजिस्टर करेगा। इतने मरीज़, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेटिंग में बैठे हो, किसी गवर्नमेंट अस्पताल में बैठे हो, किसी भी सेटअप में आप काम कर रहे हो, किसी भी जगह पे, तो आपको पता है कि वहाँ पर बहुत से मरीज़ आते हैं, ढेर मरीज़ आते हैं। तो आपने उस मरीज़ को देखना है, उसका रिकॉर्ड भी रखना है कि दोबारा जब वो मरीज़ आए तो आपके पास पहले वाला डाटा आप मौजूद होना चाहिए। तो आपने उसको अच्छे तरीके से रजिस्टर करना है, और फिर आपने उसको बताना है कि आपका अगर ये मसला है तो आपने इस कमरे में जाना है, एग्जामिनेशन रूम यानी मुआयने वाले कमरे में आपने उसको भेजना भी है। ठीक है, अब जिस तरह कुछ कमरे होते हैं वहाँ पे एक्सरे होता है। अब आपको रिसेप्शनिस्ट होने के, जब आप रिसेप्शन पे हो रेडियोग्राफर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बताना है कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड आ रहा है, कमरा नंबर 10 में चले जाओ मिसाल के तौर पे। अगर CT हो रहा है तो वो आप ही बताओगे कि कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT स्कैन कहाँ हो रहा है, MRI कहाँ हो रहा है। ठीक है, और कंसल्ट करना डॉक्टर के लिए और एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, आप नहीं रिक्वेस्ट फॉर्म लिख के देने हैं कि अगर ये मसला है, मैंने एक्सरे कराना है, तो आप उनको फॉर्म दोगे और प्रॉपरली पेशेंट को गाइड करोगे। रिसेप्शन पे ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है वेटिंग। अब वेटिंग में आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट अस्पतालों में आप चले जाओ तो वहाँ पे बहुत रश होता है। एक आपके पास रेडियोलॉजिस्ट होता है, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, और मरीज़ क्या होते हैं 50-60। ठीक है, अब ये क्या करना है, अब आपने वेटिंग एरियाज़ को ऐसा बनाना है, अब आपका तो काम नहीं है, ऑफ कोर्स ये हायर अथॉरिटी का काम है, कि वेटिंग एरियाज़ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऐसे होने चाहिए कि वहाँ पे पेशेंट बैठा हुआ बोर ना हो, बोरिडम वाला फैक्टर ना हो, उसको ज़्यादा इंतज़ार लंबा ना लगे। अगर वहाँ पे कोई मैगज़ीन्स वगैरह होंगे, कोई अपीलिंग किस्म के कुछ पोस्टर्स वगैरह पड़े हुए होंगे, रीडिंग मटेरियल होगा, कोई अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़ उन्होंने म्यूट की होती है लेकिन चल रही होती हैं, तो पेशेंट उसको देखते रहते हैं, उनको इतना टाइम का पता नहीं लगता। ठीक है, तो वेटिंग टाइम को मिनिमम करने के लिए एक पहला तो ये है कि आप एफिशिएंट अपॉइंटमेंट सिस्टम रखो, कि जिसकी जब अपॉइंटमेंट हो वो तब ही आके मिले।
जैसे आप अक्सर देखते हैं तो आप बताते हैं कि हमारे मैनेजर ने अपॉइंटमेंट आपको दी है कि नहीं दी, तो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपने उनसे जाके मुलाकात करनी होती है, ठीक है। इस तरह जैसे आप लोग देखेंगे डिफरेंट कल्चर्स होते हैं कि मेल पेशेंट्स को हम लोग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं और फीमेल को हम लोगों ने अलग रखा होता है। तो मेल और फीमेल पेशेंट और ऑफिसर्स के लिए भी, सोल्जर्स के लिए भी आपने कोटा अलग से रखना है। ओके, रिसेप्शन की भी बात हो गई, हमने बात कर ली वेटिंग एरियाज़ कैसे होने चाहिए। अब हमने बात करनी है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी हम लोग कहते हैं शनाख्त को। अब मिसाल के तौर पे, इसकी सादा सी मिसाल हम लोग ये लेते हैं, अगर किसी मरीज़ का एक्सरे होना है, ठीक है, अब दूसरे मरीज़ का भी एक्सरे ही होना है, 2 मरीज़ खड़े हुए हैं, आपने कोई आइडेंटिटी मार्क ही नहीं उनको दिया हुआ, दोनों का, वो कहता क्या होना है, आप कहते हैं एक्सरे, वो भी कहता है एक्सरे, तो आपने आइडेंटिटी मार्क नहीं दिया हुआ, तो आप जो डायग्नोस करोगे ना, जिस हिस्से का आपने करना होगा एक्सरे, जिसका होता है आप उसका वो करोगे, उसका शायद आपने फीमर का करना हो, आप उसका बाजू का कर दो, वो कहे मुझे तो दर्द बाजू में नहीं है ही नहीं, तो आप लोगों ने प्रॉपर आइडेंटिटी रखनी है, चेक करनी है। वो किसका काम है? आपका काम है, रेडियोग्राफर का काम है कि आपने पेशेंट की आइडेंटिटी को चेक करना है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर आपको भी कोई डाउट है या कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप फिर रेडियोलॉजिस्ट से हेल्प ले लो कि पेशेंट की आइडेंटिटी में आपको शनाख्त करने में मसला हो रहा है कि किसका क्या प्रोसीजर होना है, तो आप अपने रेडियोलॉजिस्ट को पूछो कि किसका कौन सा प्रोसीजर किसका होना है, ताकि प्रॉपरली आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सको और उसका वही प्रोसीजर के लिए उसको लेके जाओ। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर में उसने कहा है कि लाजमी नहीं है कि आप मरीज़ को सारी हर एक डिटेल बताओ कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन ज़रूरी होता है कि कुछ प्रोसीजर्स में आप पेशेंट को बताओ कि ये जो आपका प्रोसीजर होगा, मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ की एमआरआई होनी है, तो एमआरआई में क्या होता है, एक ना दीवार के अंदर एक टनल सी बनती है, एक ट्यूब सी जाती है, वो पूरी ट्यूब ना, आपको भी वीडियो निकाल के देखना है यूट्यूब पे एमआरआई की, वो पूरा बेड स्लाइड करता है, वो पूरा बेड ही क्या करता है, वो अंदर की तरफ स्लाइड होता है, स्ट्रेचर से जाता है और पेशेंट की ना डिफरेंट मशीन से साउंड्स निकलती हैं, ठीक है। वो साउंड जब पेशेंट को लगती है ना, वो पहली दफ़ा फेमिलियर जब नहीं होता उसको उस इन्वायरमेंट के साथ, वो कभी आवाज़ें उसने नहीं सुनी होती, तो वो पैनिक कर जाता है, वहाँ पे परेशान हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले माइक्रोफोन्स में उसके हैंड फ्रीज लगवा के उसको ना आवाज़ें सुनवा देनी है, आपने उसको बता देना है कि ऐसी आवाज़ें आपको मशीन के अंदर से आएंगी, आपने परेशान नहीं होना, और इतनी देर का आपको 30 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, आपने स्टिल बिल्कुल सीधा लेटना है। या फिर अक्सर ये होता है कि आपने स्टील वेयरिंग कपड़े जिनमें लोहा हो, तो वो मशीन को इंटरप्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो मशीन पूरी ख़राब हो जाती है, और बहुत से एक्सीडेंट्स भी आप देखने को मिलते हैं ऐसे। तो आपने उनको अच्छे तरीके से पहले गाइड कर देना है प्रोसीजर के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर में यही है, एग्जांपल भी उसने ये बताई हुई है कि नॉइज़ इज़ अबाउट टू बी यूज्ड। जैसे एमआरआई में उसने कहा है कि पेशेंट को आपने वार्न पहले कर देना एग्जामिनेशन में कि आपको इस तरह का आवाज़ इस अपरेटस से, इस मशीन से आएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद चेंज ऑफ ड्रेस 2.5 है, चेंज ऑफ ड्रेस। चेंज ऑफ ड्रेस में आपने क्या करना है, चेंज ऑफ ड्रेस में आपने पेशेंट को गाउन देना है, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबली क्या कर सके, वो उस पोजीशन को जो आपने उसे, डिफरेंट पोजीशंस होती है ना, आपने एक्सरे करवाना है, तो वो उस कंफर्टेबली वो पोजीशन मेंटेन करके आप उसका प्रोसीजर कर सको, जो भी रेडियोग्राफी का उसका प्रोसीजर होना है। और उसके लिए आपने उसको अच्छे तरीके से क्या कहना है, ड्रेस को कंफर्टेबल पहन किया, या फिर आपने उसको कहना है कि गाउन पहन ले। कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, मतलब कोई उसकी चीज़ें हैं जो उसने ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, तो आपने उसको वार्न करना है कि वो ज्वेलरी वगैरह वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो किसी सेफ चीज़ पर डिपॉजिट कर दे। उसके बाद आता है हमारे पास 2.6 पॉइंट प्राइवेसी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है एज अ रेडियोग्राफर, एज अ हेल्थ केयर पर्सनल, जितनी प्राइवेसी आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट आपके साथ उतना ही कंफर्टेबली आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट, कंप्लायंस शो करेगा, ठीक है। अगर आप पेशेंट को लगेगा ना कि मैं आप इसके सामने एक्सपोज हो रहा हूँ, तो वो अनकंफर्टेबल होगा, वो प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं बनाएगा, आपको अलाउ नहीं करेगा, तो क्या होगा, तो पेशेंट की जब प्रॉपर तशखीस ही नहीं हो पाएगी, जो आपने डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स करनी है, मोडेलिटी इमेजिंग यूज़ करनी है, वो प्रॉपर हो ही नहीं पा रही, तो बीमारी भी अच्छे तरीके से तशखीस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, पेशेंट को अश्योर कराना है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी है, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, और मैक्सिमम आपने उसको क्या पर प्रोवाइड करनी है,
प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। और अगर आपके पास कोई फीमेल, आप मेल रेडियोग्राफर हैं और कोई फीमेल पेशेंट आपके पास आई हैं, तो आप कोशिश करें पास किसी फीमेल स्टाफ, कोई नर्सिंग ऑफिसर है उसको पास खड़ा कर लें, कोई एचओ हैं, हाउस ऑफिसर हैं, आप उनको खड़ा कर लें। कोई नहीं है तो कोई फीमेल आया है, आप उनको पास रेडियोलॉजी का एग्जामिनेशन उनका हो रहा है पास खड़ा कर लें, इससे वो फीमेल कंफर्टेबल होंगी, ठीक है। और आपने उनकी प्राइवेसी को मैक्सिमम जितना आप अश्योर कर सकते हो आपने अश्योर करना है, इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है। अब कंफर्ट प्रोवाइड करना है। अब कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग बेड्स पे करते हैं, पेशेंट के एग्जामिनेशन बेड्स पे करते हैं, कुछ हमारे पास स्टैंड्स लगे होते हैं वहाँ पे करने होते हैं। तो आपने ना इस बात का ख्याल रखना है कि पेशेंट आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के ना हैंड ग्रिप्स लगाते हैं, ठीक है। उसके हाथ को हम लोगों ने ग्रिप किया होता है, उस वो एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद हाथ दोनों साइड पे बंद के बेड के साथ बंधे होते हैं, और उसके जो फुट रेस्ट होता है ना, उसके पाँव जो होते हैं वो एक स्लेट सी होती है, एक कह लो स्लेट होती है ब्लैंक, उस पर रेस्ट कर रहे होते हैं हार्ड। इसी तरह आपने कंफर्टेबल करने के लिए पेशेंट को पिलो वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। और अक्सर ये होता है कि कुछ पेशेंट जो है ना आपने उनको मोबिलाइज़ कराना होता है, तो आप कोशिश करिए उनको पहले ही आपके पास व्हील चेयर प्रेजेंट हो वहाँ पे। और उसकी अब ये नहीं कि व्हील चेयर आप ले आए और व्हील चेयर ऐसी है जो चलती नहीं, तो आपने व्हील चेयर मंगवा ली है, अगर ये एफिशिएंसी दिखा दी है तो आपने देखना है कि उसकी ब्रेक्स प्रॉपर काम कर रही हों, ठीक है। तो इसमें इसने बस यही बात की हुई है कि आपने पेशेंट को मैक्सिमम क्या करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है 2.8 में इमोबिलाइजेशन। इम का मतलब होता है नॉट, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मोबाइल होना होता है चलना फिरना, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपने अगर पेशेंट को गाइड करना है कि अगर आप हिले तो प्रॉपर वो ब्लर हो जाती है। जैसे तस्वीर आप मैं कहूँ तस्वीर हम खिंचवाते हैं, कैसे सीधे वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं हिलूंगी तो तस्वीर क्या आएगी, ब्लर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एक हमारे पास इमेजिंग टेक्निक है ना, तो आप लोग रेडियोग्राफर के तौर पे आपने उनको बताना है कि ये प्रोसीजर आपका होने लगा है, आपने बिल्कुल साकिन लेटना है, खड़े होना है, बैठना है, जो भी करना है, आपने उनको इमोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे उसने एग्जाम्पल दिया कि आप एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है हमारे हमारे बाजू और हमारी टांगें, हमारे पाँव, ये सारे, ठीक है। जब आप इनको एग्जामिन कर रहे हो तो आपने उनको सपोर्ट देनी है और साथ में उनको क्या कराना है, इमोबिलाइज कराना है, इमोबिलाइजेशन करानी है। फिर 2.9 पे हमारे पास आ जाता है हाइजीन। हाइजीन में क्या करना है कि जिस इन्वायरमेंट में आप पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन कर रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में मरीज़ को देख रहे हो, वो इन्वायरमेंट टाइडी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपको पता है कि एक चीज़ होती है, कुछ चीज़ें होती हैं डिस्पोजेबल और कुछ होती हैं रीयूजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, जैसे मास्क होते हैं डिस्पोजेबल। अब हम लोग भी कितनी ज़्यादती करते हैं पाकिस्तान नेशनल होने के क्योंकि हम लोग बस उस मास्क को भाई हफ्तों हफ्तों भाई इस्तेमाल किया, ठीक है। ऐसा नहीं, जो डिस्पोजेबल चीज़ है वो एक पेशेंट पे एक दफ़ा ही यूज़ कराएं, और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो डिस्पोजेबल नहीं है, आपने बार बार यूज़ करना है तो उसको स्टरलाइजेशन प्रॉपर करानी है, उसको बार बार साफ़ करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने अस्पताल इलाज के लिए बनाया हुआ है और तो आपकी वजह से हमारे पास एक ऐसे रेडियोग्राफर अपॉइंट हो गए हैं, वो 10 बीमारियाँ ट्रांसफ़र क्रॉस इन्फेक्शन करा रहे हैं भाई, एक पेशेंट का इंस्ट्रूमेंट दूसरों पे यूज़ करके उसको भी साथ वो भी डिज़ीज़ ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें, बहुत बड़ी आती है, ठीक है। ओके, आगे उसने कहा है कि आपने कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करना पेशेंट को। पेशेंट होता है वो थोड़ा क्यूरियस है, जो तकलीफ़ में है वो पूछेगा कि मुझे मसला क्या है, वो हर बंदे से पूछता है मुझे मसला क्या है। तो अगर आपने किसी का एक्सरे कर दिया है ना, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको बताओ कि तुम्हारा एक्सरे तुम कहाँ से हड्डी टूटी है। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो रेडियोलॉजिस्ट देगा, रेडियोग्राफर नहीं देगा। और रेडियोलॉजिस्ट क्या है, डॉक्टर है, तो आपने उसको डॉक्टर के पास रेफ़र कर देना है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट का मतलब होता है इजाज़तनामा। कॉन्सेंट फॉर्म मतलब आपने पेशेंट से इजाज़तनामा लेना है। कोई भी प्रोसीजर रेडियोलॉजिस्ट जो करेगा, ठीक है, रेडियोग्राफर का काम है कि उसने उससे कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवाना है। उसमें रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के भी साइन होंगे और साथ हमारे विटनेस होते हैं कि हाँ इसने इजाज़त दी थी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी मरीज़ का MRI ही कराना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ही करानी है, पाँव की करानी है मिसाल के तौर पे, लोकल करानी है,
तो वो पहले पेशेंट को मैं क्या कहूँगी कि वो कंसेंट इजाज़तनामा लिख के दे। अगर मरीज़ को मैं आवाज़ें सुनवाती हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने बताया ना कि उस मशीन से ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो आप पहले उसको ईयरफोन्स या फिर हैंड फ्री के ज़रिए उसको सुनवा दो कि ये आवाज़ें आएंगी, परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आप उसको आवाज़ें सुनाते हो, उसको कहते हो परेशान नहीं होना, सुनने के बाद वो मरीज़ और परेशान हो जाता है, कहता नहीं मैंने नहीं कराना, वो अपनी कंसेंट फॉर्म ही आपको साइन नहीं करके देता कि मैं नहीं कराना। तो आपने ये नहीं करना कि नहीं तुम्हारी बेहतरी के लिए ज़रूरी, करो करो करो, नहीं। आपने वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म शो करनी है। आपने क्या करना है, उसको कंपेल नहीं करना। जो कंसेंट देता है उसका प्रोसीजर होगा, जो कंसेंट नहीं देगा उसका प्रोसीजर नहीं होगा, ठीक है। और प्रोसीजर में आपने कॉम्प्लिकेशंस, ये नहीं बस अच्छी अच्छी बातें बता दो कि इसके बड़े फ़ायदे हैं, आपने कॉम्प्लिकेशंस भी बतानी है कि ये प्रोसीजर है, इसके ये आप होने के बाद ये आपको तकलीफ़ यहाँ पे रह सकती है, ये मसला हो सकता है, ये मसले होने के चांसेस हैं। नॉर्मली होता तो नहीं, लेकिन ये अक्सर चांसेस कई मरीज़ों को रिपोर्ट हुआ है। आपने उनको सारी कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बताना है कि तशवीशनाक हालत हो सकती है या ये कंडीशन मसला हो सकता है इस प्रोसीजर के बाद। तो आपने मुकम्मल, आपने ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ उनको सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है, उनको फ़ायदे नुकसानात बताने हैं, और फिर आपने कॉन्सेंट फॉर्म उनसे साइन कराना है, और उसके बाद ही आप प्रोसीजर कर सकते हो पेशेंट का। ठीक है, आपने प्रोसीजर भी बता दिया, आपने कंसेंट फॉर्म भी ले ली, पेशेंट को भी कंफर्टेबल है, सब कुछ आपने कर लिया, ठीक है। अब आपने प्रोसीजर हो गया, अब आफ्टर केयर ऑफ पेशेंट है, ठीक है। अब उसके इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डिपार्टमेंट में जाहिर सी बात है कुछ मरीज़ ऐसे आएंगे जो पहले दिल के मर्ज़ के साथ, उनको मर्ज़ का होता है कि मतलब दिल का है, किसी को शुगर है, डायबिटीज़, ये डिफरेंट ऐसे बीमारियां होती हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे उनके साथ साथ उनका बीपी, शुगर वगैरह अगर वो रेगुलरली अपने घर में चेक करते हैं, तो आपका भी काम है कि आपने उस पीरियड में उनकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, ठीक है। अब वो अक्सर आपको पता है वेटिंग की हमने पहले भी बात की थी, लॉन्ग वेटिंग है, क्योंकि आधा घंटा अगर एक मरीज़ के MRI पे लग रहा है और आपके पास 60 मरीज़ हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो बाकी मरीज़ों ने अगर अपॉइंटमेंट के अलावा भी आपके पास इतने मरीज़ हैं तो वो बहुत टाइम लगता है। तो आपने साथ साथ उनकी बाकी भी जो अगर बीमारियां साथ हैं तो आपने उसकी मॉनिटरिंग भी रखनी है कि मरीज़ यहाँ पे करवाने आया हुआ था फ्रैक्चर का, कार्डिक पेशेंट था, तो उसको इतना लंबा वेट कराया कि भाई उसकी कंडीशन और ख़राब हुई है और वो PIC में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने वाइटल साइंस के मतलब, वाइटल साइंस का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, नब्स, ये सब कुछ आपने टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहना है और देख लेना कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, तबीयत ख़राब तो नहीं किसी वजह से ज़्यादा हो रही, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स, अब प्रोसीजर भी हमने कहा कि एक टाइम रखना है, अपॉइंटमेंट देनी है कि आपका स्कैन इस दिन होगा, ठीक है। अक्सर ये होता है कि लोगों को 3-3 महीनों का डेट मिलती है कि आपका स्कैन फ़लाँ दिन पे होगा। फिर आपने बताना है कि आपकी रिपोर्ट्स इतने बजे होंगी, आपने उस दिन जाके मिसाल के तौर पे 9 बजे आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आपने ले लेनी है, तो उसी दिन उनको कहना है कि अपनी रिपोर्ट भी लें। कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट भी आपने डिपार्टमेंटल लेनी होती है और फिर पेशेंट को हैंड ओवर करनी होती है। अगला पॉइंट 2.13 है पेशेंट टू सी रिपीट एंड क्लिनिकल नोट केसेस। अब आपने क्या करना है, अब कुछ पेशेंट्स होते हैं, आपको पता है कि उनका इमरजेंसी में आए हैं, किसी के कहीं भी आपको नॉर्मली सेटअप चल रहा है, अब आपको पता है कि ये पेशेंट है, इसको फ़ौरन से देखना है। जैसे कोई RTA हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, अब आपको पता है सर पे चोट लगी हुई है उसकी, तो आपने क्या करना है, बाकी मरीज़ वेट कर रहे हैं, उनका भी CT स्कैन होना है, तो आप क्या करोगे, उस मरीज़ को प्रायोरिटी पे पहले चेक कराओगे। अब ये नहीं कहोगे कि नहीं, बाकी भाई मोरालिटी अखलाकियात ये कहती हैं कि जो पहले 3 घंटे इंतज़ार करता है उसकी बारी अब आई है, तो अब ये मरीज़ आ गया, इसको इंतज़ार कराओ अब 1 घंटा, नहीं। आपने तरजीह देनी है किसको, जिसकी कंडीशन ख़राब है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। प्रायोरिटी बेसिस पे आपने हैंडल करना है मरीज़ को, यही पॉइंट आपका लिखा हुआ है। प्रायोरिटी केसेस उसने यही बताया है कि आपने, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं व्हील चेयर पे होते हैं, स्ट्रेचर पे होते हैं, अक्यूट पेन के साथ होते हैं, कुछ बूढ़े मरीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, तो आपने क्या करना है, उनको प्रायोरिटी देनी है, उनको तरजीह देनी है बाकी मरीज़ों पर। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप क्या इंश्योर कर रहे थे, पेशेंट केयर। तो एज़ अ रेडियोग्राफर आपका पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो आपने इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए मैक्सिमम क्या करना है, पेशेंट को फैसिलिटेट करना है, उसको सहूलियात प्रोवाइड करनी है, ताकि आप उसकी जब फाइंडिंग्स कर रहे हो, आप उसकी बीमारी का चाहे इलाज कर रहे हो या फिर आप उसकी बीमारी को डायग्नोस कर रहे हो, उसकी तशखीस कर रहे हो, तो ये अमल उसके लिए तकलीफ़ देना हो, बीमारी की वजह से तो वो सफ़र कर रहा है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने क्या करना है, पेशेंट केयर का ख्याल रखना है।
इसलिए इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद आपका चैप्टर नंबर 2 आ गया था। आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड देना है। देयर इज़ नथिंग टू वरी कि इसमें बहुत सी, आप एक दफ़ा भी इसको 2-3 दफ़ा पढ़ोगे ना तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बातें लिखी हुई हैं, आपने बस इसको जब रीड दोगे तो वो आपको समझ आ जाएंगी। इसलिए आपने ये लंबे लंबे पैराग्राफ्स देख के परेशान नहीं होना। जो चीज़ें आपको समझ आती हैं अच्छे से पढ़ें, और जो आपको समझ के बाद जो लिख सकते हो खुद से तो लिख सकते हैं तो लिख लें। अगर आपको लगता है कि आपको बुक वाले वर्ड्स अभी डिजेस्ट करने में, उनको पिक करने में टाइम लग रहा है, तो फिर आप यहीं से बार बार रीड दें, ताकि ये सब्जेक्ट नया है आपके लिए भी। तो आप कोशिश करें अच्छे तरीके से पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं यही कहूँगी, लंबे लंबे पैराग्राफ्स देख के परेशान नहीं होना। चैप्टर में सादा सी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं, पेशेंट केयर प्रोवाइड करने के रिलेटेड ही हैं। तो आप इसको पढ़ के अपने वर्ड्स में भी लिखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन आपने मिस्टेक्स लिमिट करनी है। ये नहीं कि आप खुद से लिख रहे हो तो कोई नई कहानी हो, ठीक है। तो आपने बुक से रीड देने के बाद ये काम करना है। सो हेयर्स अ टाइम जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है, और इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ जो कोऑर्डिनेट करेंगे वो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, जो कि कॉन्सेप्चुअल है, जो कि अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। वो बातें जो लिखी हुई हैं वो आपने याद भी करनी है, ठीक है। ये तो आपने सिंपल आज एक ओवरव्यू वाला पेशेंट केयर का मोटी मोटी बातें ही पढ़ी हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट या रॉकेट साइंस नहीं थी। सो दिस इज़ साइनिंग ऑफ फातिमा तो ज़हरा, your lecturer of radiology, PCAM, Spark College of Allied Medical Sciences। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें।